विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। आज के इस हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। इसके पहले हम 3 चैप्टर देख चुके हैं। तीनों को पढ़कर मैंने आपको समझाया है। साथ साथ आपको जो पीडीएफ भेजे है, उस पीडीएफ में उस पाठ का लेसन का सारांश और उसके साथ साथ प्रश्नोत्तर भी दिए गए। आशा रखता हूँ कि आप सबने वो पढ़ लिया होगा और अपने CW में लिख भी लिए होंगे। आज हम देखने जा रहे लेसन नंबर 4, एक प्रश्न 4 उत्तर। इस निबंध के चिंतनात्मक निबंध है। इस निबंध के लेखक है श्री प्रकाश, जिनका जन्म सन 1890 ईस्वी सन में और निधन सन 1971 ईस्वी सन में हुआ था। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में एक प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि हमारे इस पाठ का शीर्षक ही एक प्रश्न 4 उत्तर है। तो प्रश्न कौन सा है? तो लेखक को एक प्रश्न है जो अक्सर सताता रहता है। वो है कि हमारे देश में कई विशेष पुरुष हो गए, जैसे गांधी जी, लोकमान्य तिलक एवं विवेकानंद। कई 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 ऐसे विशेष पुरुष हो गए, बड़े बड़े आंदोलन होने, इसके बावजूद हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? यह प्रश्न उन्होंने अपने 4 विदेशी मित्रों से पूछे हैं। इन 4 महानुभावों ने इस प्रश्न का उत्तर अपने अपने ढंग से दिया है। इसका निष्कर्ष निकालते हुए लेखक कहते हैं कि जब सभी लोग अपने काम में गर्व लेंगे, पूरी ईमानदारी, लगन एवं निष्ठापूर्वक अपना काम करेंगे, तब देश उन्नति कर पाएगा। ये जो लेखक ने जो 4 मित्रों को जो ये प्रश्न पूछा, वो उनके 4 मित्र ने क्या क्या किस प्रकार से जवाब दिए थे उस प्रकार वो सब हम अब लेसन में पढ़ते हुए देखेंगे। अब मैं लेसन पढ़ने जा रहा हूँ, आप बराबर अपनी नज़र वहाँ पर बनाए रखें। सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। खप्त माने धुन। कोई ना कोई, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की धुन सवार होती है। तो लेखक इसलिए कहते हैं कि सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। मुझे भी कई बातों का खप्त है। उनमें एक बात यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी अवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा करके यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलन के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं हूँ और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। बाध्य करना माने विवश करना। तो लेखक जब भी अपने मित्रों से इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि प्रश्न ऐसा है कि जिसका जवाब देने से हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को थोड़ा बुरा भला भी लग जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारी खोट, हमारे जो
काम करने की वृत्ति या तो हमारी मानसिकता किस प्रकार की है, उस पर कुछ ना कुछ बयान ये महानुभाव देंगे कि जिसके कारण हमारा देश प्रगति नहीं कर पाता है। और हो सकता है कि इसे सुनकर शायद सुनने वाले को बुरा लग जाए, इसलिए तो पहले ऐसे प्रश्न सुनकर वे चकित होते, आश्चर्यचकित होते, फिर उत्तर देने में उन्हें संकोच होता है, थोड़ी शर्म का या तो झिझक का झिझकते हैं। और फिर शिष्टता, क्योंकि शिष्टाचार है, किसी को बुरा भला नहीं करना कहना चाहिए उसके देश के बारे में या तो उसकी जाति के बारे में, इसलिए वो पहले शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं। पर लेखक कहते हैं पर मैं उन्हें नहीं छोड़ता नहीं हूँ और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। ये पहले पैराग्राफ था। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। आपको याद रखने का है कि लेखक के 4 मित्र कौन कौन से हैं, और बराबर आप जब पढ़ो तो उसके नीचे टेक्स्ट बुक यदि आपके पास खुली हो तो आप पाठ्य पुस्तक में अंडरलाइन भी करते जाना कि लेखक ने कहा है कि उनके पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। अंडरलाइन करके रख देना। पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। दरखास्त माने एप्लीकेशन देना। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। पर स्थान मिलते ही वह अपना काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाक को दम कर देता है। नाक को दम कर डालना मतलब बहुत परेशान कर देना या तो जीना हराम कर देना। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है, और वे यदि काम छोड़ दे तो सारा संसार डूब जाएगा। तो लेखक के वृद्ध ईसाई पादरी मित्र ने जो उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा वो यह था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। हम काम हर एक को करना पड़ता है, लेकिन जो काम हमें मिलता है या तो जो काम हम दरखास्त कर देने के बाद प्राप्त करते, फिर उस काम को न जाने क्यों हम ठीक ढंग से नहीं करते, निष्ठापूर्वक उस कार्य को नहीं करते। हम ये समझते हैं कि हम ये काम क्या है, ये काम कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, ना इसे कोई सही ढंग से कर रहा है, ये काम ऐसे ढंग से नहीं होना चाहिए। कई प्रकार की जो बातें हैं वो हम करने लगते हैं, निष्ठापूर्वक हम काम नहीं करते। हम देख सकते हैं आए दिन जब आप सरकारी कचहरी में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से जो उनके पास आते हैं अर्जदार, उनका काम किस प्रकार से वे करते हैं। और यही नहीं है, उत्पादकता के क्षेत्र में जाओ, ये किसी भी क्षेत्र में जाओ, हमारी भारतीयों की मानसिकता शायद यही है कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते, मजबूरीवश उस काम में बने रहते हैं और उसी काम को बिगाड़ने का प्रयत्न भी करते हैं, क्योंकि काम जिस प्रकार से करना चाहिए वो हम करना नहीं चाहते हैं, दूसरे को भी इसके लिए उकसाते हैं। नतीजा ये होता है कि काम सही ढंग से नहीं होता है, उत्पादन अच्छा नहीं होता है, जो नौकरीदाता होता है उसके लिए कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और यही अंतर है कि क्यों विदेश के लोग प्रगति कर रहे हैं और क्यों भारतीय प्रगति नहीं कर रहे हैं। तो कारण यह है कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते, काम को निष्ठापूर्वक खूब लगन से नहीं निभाते करते हैं। हाँ,
प्रार्थना पत्र या तो आवेदन पत्र, जब हम दरखास्त देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं स्थान मिलने के लिए, तो बहुत ही आदर से लिखते हैं, और काम मिल जाए तो मैं सदा काम करते रहूँगा, मालिक की शुभकामना करते, सब कुछ करते हैं। परंतु जब काम मिल जाता है तो बिल्कुल उल्टा। लेकिन जब विदेश के लोग साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और काम मिलता है तो उसी काम को सर्वस्व मानकर, उसी काम में दत्तचित्त होकर वह काम करते रहते हैं। नतीजा उनका काम निखरता रहता है, उत्पादन की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, जो चीज़ उत्पादित होती है उसका भी जो रूप होता है या तो उसका वो जो गुणवत्ता होती है वो बनती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है, और परिणाम स्वरूप वो उत्पादन अन्य देशों में भी बिकने लगते हैं और वे प्रगति करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा, पहले मित्र को लेखक ने प्रश्न पूछा कि क्यों हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है, और लेखक के मित्र ने जो उसका उत्तर बताया वो हमने देखा। तो पादरी मित्र ने कहा था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। इस बात को लेखक समझाते हुए कहते हैं कि बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है, दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वो अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। वह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपने बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेष्ठ करे, यह आदेश हम भूल गए। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो लेखक ने जो समझाया वो ये बात है कि हमारी जो परंपरा है उस परंपरा में अपने काम में गर्व लेने का था। यानी मान लो क्षत्रिय होगा तो वो उसे युद्ध करने का है, दुश्मनों से अपने देश का रक्षण करने का, अपने प्रांत का रक्षण करने का उसका कर्तव्य है। और वह अपना ये कर्तव्य करने के लिए हमेशा अपने आप को निखारता रहता था, युद्ध कौशल्य प्राप्त करता रहता था। उसे दूसरों के साथ युद्ध करके दूसरे मान लो कोई ब्राह्मण है या तो वैश्य, उसके साथ युद्ध करके उसको मारकर उसको अपनी जो बहादुरी वो सिद्ध नहीं करनी थी, या तो अपना युद्ध कौशल्य नहीं बताना था। अपने युद्ध कौशल्य के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता साबित उसे अपनी ही जाति वालों के बीच में करने की रहती थी। और इसी प्रकार जो काम जो है वो निखरता जाता था, लोगों की कुशलता है वो निखरती जाती थी। बढ़ई माने कारपेंटर, जिसे लेकर वो जो औजारों का उपयोग करके, टूल्स का उपयोग करके वो अलग अलग चीज़ें बनाता है, उस औजारों की उपयोगिता कितनी है, क्या है उनका महत्व, वो बराबर जानता है और परिणाम स्वरूप उसकी पूजा करता है। अपने कर्म की पूजा करना, कर्म के द्वारा ही अपने जीवन को सफल बनाना, ये हमें दिया गया बोध वचन। लेकिन आज हम ये सब भूल गए, क्योंकि हो सकता है कि जो लंबी दास्ता यानी कि अंग्रेज़ इस देश पर राज करने के लिए आए और करीब 200 साल, 190 साल या तो 200 साल तक उन्होंने अपने पर हम भारतीयों पर राज किया। परिणाम स्वरूप हमारे जो अपने निजी संस्कार थे, हमारी जो अपनी निजी परंपरा थी और उसका जो महत्व था, वो सब हम भूल चुके। हम दूसरों का काम हाथ में लेने लगे और उस काम को हमने कभी किया नहीं है, परिणाम स्वरूप उस काम को बिगाड़ने लगे। काम बिगड़ने का दोष हम दूसरे को देने लगे या तो परिस्थिति को देने लगे। परिणाम स्वरूप हम अपना भी विकास न कर पाए, न काम को भी सही ढंग से कर पाए।
और इसीलिए लेखक कहते हैं अंत में इसको समझाते हुए कि स्वधर्म निधन श्रेय, अपना धर्म या तो अपना कर्तव्य करते हुए मर जाना यही श्रेयस्कर है। लेकिन यह आदेश हम भूल चुके हैं। अब हम दूसरे मित्र को जो लेखक ने पूछा और उनका जो जवाब उन्हें मिला वो देखते हैं। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS मतलब IAS के सदस्य हैं। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। यही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। उत्तर मिला, अंडरलाइन कर लेना, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यही गुण हम भूल गए। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो न मेज़बान को यह विश्वास है कि मेहमान समय पर आएंगे, न मेहमान को यह विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा, न गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं है कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं है कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ शोर न मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वाले को यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं है कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पीन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपनी कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। इस शॉर्ट में उन्होंने ये बताया। जिम्मेदारी समझना मतलब हर एक व्यक्ति की किसी न किसी के प्रति जिम्मेदारी होती है। यदि मैं शिक्षक हूँ तो मेरी जिम्मेदारी छात्रों के प्रति है कि जो उन्हें समझना चाहिए वो मुझे समझना है, वो मुझे उन्हें समझाना चाहिए। इसी प्रकार से पिता की पुत्र के प्रति कोई जिम्मेदारी, पुत्र की पिता के प्रति जिम्मेदारी, पड़ोसियों की जिम्मेदारी है, नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो ये सब जिम्मेदारियां यदि हम व्यवस्थित ढंग से निभाते हैं तो पूरा संसार का चक्र जो है वो सही ढंग से चलता जाता है। एक दूसरे पर विश्वास बनता रहता है और विश्वास बनने के कारण हम प्रगति कर पाते हैं, एकत्व की भावना बढ़ सकती है। लेकिन आज देश में स्थिति ये है कि हमें किसी पर कोई विश्वास नहीं है और पूरे देश में मान लो एक अविश्वसनीय वातावरण फैल चुका है। हम इवन ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोगों पर भी विश्वास नहीं करते और परिणाम स्वरूप हमारा देश जो है वो प्रगति नहीं कर पाते। आज लेखक ने अंत में जो कहा कि आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचर, मीन हम जो नहीं कर सकते हैं तो सीधी बात है दूसरा भी वो नहीं करेगा। यदि हम चाहते हैं कि दूसरा अपना कर्तव्य ठीक ढंग से निभाए तो ज़रूरी है कि पहले हम अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाएं। मैं समझता हूँ कि ये पैराग्राफ आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से
बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्यक्षेत्रों में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो। तो तीसरा व्यक्ति ने जवाब दिया कि तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व नहीं पहचाना है। मेहनत करना तो हमने भर भूखों का काम समझ रखा है। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे। आरंभशूर तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थ संबंधी या तो सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने पीटने और झोंकने में जितना समय हम बिताते हैं, उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट कर सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। तो तीसरे व्यक्ति ने जवाब दिया था कि हम लोग बड़े आलसी। और नितांत ये बहुत ही सही बात है कि आज भी हम देखते कि भारत में यदि कोई भी चीज़ है कि जो सभी आदमियों में एक तरह रूप से घेरी हुई है, कुछ एक हम इसमें से कह सकते हैं कि ये शायद इस ग्रुप में नहीं आते, बाकी हम सब बड़े आलसी हैं। यानी कि श्रम का जो काम करना है, हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई श्रम का काम हो तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे नहीं आता है। वो तो हम किसका काम समझते हैं, मजदूरों का काम समझते हैं। कचरा उठाना है, बाजू में कचरा पड़ा है, कूड़े में से शायद बांस आती है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, वो तो दूसरे का काम है। ये सब हमारी आलस बताते हैं। और हम सब जानते हैं कि शायद जितने भी महात्मा इस संसार में हो चुके हैं, यानी तुम कृष्ण से लेकर मोहनदास करमचंद गांधी को भी देख लो, तो उन्होंने छोटे से छोटा काम किया है, किसी काम को कभी छोटा नहीं समझा है, और जो काम उन्होंने किया है वो बड़े ही सही ढंग से किया है। परिणाम स्वरूप वो अपने जीवन में सफल हुए, अपने सार्वजनिक कार्य में भी सफल हुए, अपने देश को, अपने राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाने में भी सफल हुए। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने यह जो कार्य है वो छोड़ दिया, मतलब कि श्रम करना छोड़ दिया, और नतीजा हम लोग पिछड़ते गए। तो तीसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, देश की उन्नति न होने का कारण हम लोग बड़े आलसी हैं। एक प्रश्न 4 उत्तर को आगे बढ़ाते हम आगे के लेक्चर्स में देख चुके हैं कि लेखक एक प्रश्न कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, ये अलग अलग व्यक्ति को पूछते हैं। तीनों व्यक्ति विदेशी हैं, लेकिन भारत से उनका गाढ़ा संबंध है। भारतीय व्यवस्था को पूरी तरह से समझते हैं, इसलिए लेखक उन्हें पूछते हैं। और उन्होंने जो जो जवाब दिए, तो पहले वृद्ध ईसाई पादरी ने जवाब दिया था कि हम अपने काम में गर्व नहीं करते। दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया था, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तीसरा व्यक्ति के जो एक स्त्री है, उन्होंने जवाब दिया था कि हम लोग बड़े आलसी हैं। अब चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था, मेरी पितामही तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया। तंग करना माने परेशान करना, यही प्रश्न पूछकर बार बार। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोग में उदारता नहीं है। अंडरलाइन कर डालना। चौथा व्यक्ति की जो एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी, संसार में प्रसिद्ध थी, लेखक की पितामही तुल्य थी, उन्होंने उत्तर दिया था कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना
रहना चाहते हैं, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बात ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए हैं। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पेशों में इतनी प्रतिद्वंद्विता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो चौथे व्यक्ति ने उनका जवाब दिया था कि तुम लोग में उदारता नहीं है, मतलब दूसरे व्यक्ति को हम आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, हम खुद ही आगे रहना चाहते हैं। देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, एक जाना पहचाना भी कविता थी, आप लोगों को शायद पढ़ने में नहीं आई है, लेकिन विंध्याचल पर्वत के जो ऋषि अगस्त्य का शिष्य था, और कहते हैं कि वो बढ़ता ही जाता था, बढ़ता ही जाता था, बढ़ता ही जाता था। वो इतना बढ़ता जाता था कि इसके कारण हो सकता है कि दूसरे सब छोटे हो जाए। परिणाम स्वरूप ये तो पौराणिक मीथ है, थोड़ी कल्पना का तत्व है, लेकिन फिर भी अगस्त्य के जिसे विंध्याचल अपना गुरु मानता है, तो अगस्त्य एक बार उसके पास आते हैं, क्योंकि देवताओं ने उन्हें विनंती की थी कि विंध्याचल को बढ़ते हुए रोके, इसलिए अगस्त्य उसके पास आते हैं और अगस्त्य को देखकर विंध्याचल झुककर उसे प्रणाम करता है और अगस्त्य से कहता है कि कहो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो अगस्त्य कहता है कि तुम इसी प्रकार से झुके रहो, मुझे उस ओर जाना है, उस ओर से मैं वापस इस ओर आ जाऊँ, बाद में तुम वापस खड़े हो जाना। शिष्य ने गुरु की बात मानी। नतीजा ये हुआ कि अगस्त्य उस ओर गए, इस ओर कभी वापस आए ही नहीं। और परिणाम हम देख सकते कि विंध्य की जो माला है, विंध्य पर्वत की जो माला है, वो माला थोड़ी हुई झुकी हुई दिखाई देती है। और इसीलिए एक कहावत भी बन गई कि अगस्त्य के वायदे कि जो कभी पूरे नहीं होते। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम लोग किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहते, हम खुद आगे रहना चाहते हैं। हम अपनी विद्या किसी दूसरे को नहीं बताते। परिणाम स्वरूप कब मौत आएगी किसे पता है, और हमारी मौत आ जाती है और कई वैज्ञानिक आविष्कार या तो कोई नई औषधि या तो दूसरी कोई ऐसी चीज़ है कि जो उस ज्ञानी व्यक्ति के पास थी, उसका समाज में प्रसार नहीं होता है, दूसरा कोई सीख नहीं पाता है, नतीजा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। पेशा माने धंधा, तो धंधे में भी आज इतनी प्रतिद्वंदिता है या तो कंपटीशन है कि एक धंधार्थी दूसरे व्यक्ति को उस धंधे की जो स्किल्स है या तो कला कौशल है वो नहीं सिखाता। चलो वो तो दूसरा व्यक्ति नहीं सिखाता, लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि बड़ा भाई भी छोटे भाई को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक क्षेत्र में हम देखने जाए तो नेता जब तक बूढ़े होकर मर नहीं जाते सार्वजनिक क्षेत्र से हटते नहीं है, और दूसरे जो गुणी नवयुवक है कि जिनमें नेता बनने की पूरी गुण है, उन्हें आगे आने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि ये सब व्यवस्था को देखकर उनका चित्त व्याकुल हो जाता है। समझ में लोग समझते नहीं है, परंतु कितना काम बिगड़ता है इसकी तरफ किसका ध्यान नहीं जाता है। अब तो एक प्रश्न पूछा था, देश प्रगति क्यों नहीं कर पाता है, उसके 4 उत्तर मिले, और उसके बाद उसका सारांश बनाते हुए लेखक जवाब देते हुए कहते हैं कि सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उस काम में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्त चित्त होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ दूसरे को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा
कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की तीसरी समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं हैं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वही के वही है। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ रहे। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं, तो हम किसी देशभक्त से कम नहीं हैं। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारा व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हमारा देश किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, और क्योंकि आगे की पीढ़ी आप है, आपको इस देश को आगे ले जाना है, तो ये जो 4 अवगुण है हमारे, उसे हमें हमारे चरित्र में से निकालने पड़ेंगे। हमें अपने काम में गर्व लेना पड़ेगा। हमें उस काम को दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का अनुभव करके सही सही ढंग से करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उसको पूरी तरह से समझकर, उसमें दत्तचित्त होकर खुद श्रेष्ठ ढंग से उसे करना है, और दूसरों के भी वो काम किस तरह से श्रेष्ठ ढंग से किया जाता है वो हमें सिखाने का है। और यदि हम ऐसा कर पाए तो हमारा देश जो है वो आगे बढ़ पाता है। महान जो नेता हो गए हैं उन्होंने ये सब करके बतलाया है, लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हम लोग उनके पुतले बनाते हैं, आए दिन उनकी पूजा करते, फूलमाला चढ़ाते हैं, लेकिन वे जो कहकर गए हैं वो करने का साहस हम नहीं करते। और परिणाम स्वरूप लेखक कहते हैं कि हम ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं। हम चाहे कोई भी हो, हमारा कार्य चाहे कोई भी हो, चाहे सफाई कर्मचारी से लेकर प्रधानमंत्री तक का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कार्य वो करता हो, यदि लेकिन वो हर एक व्यक्ति अपने कार्य में निष्ठा के साथ, अपनी जिम्मेदारी को साथ अच्छे ढंग से समझ कर यदि वो कार्य करेगा तो निसंदेह देश आगे बढ़ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि आप अभी विद्यार्थी अवस्था में हैं। आपका कार्य है कि आपको अच्छे से अच्छे ढंग से विद्या प्राप्त करनी है। विद्या प्राप्त करके ज्ञान संग्रहित करके उस ज्ञान को फिर उपार्जन के माध्यम में लगाना है, और यह आपको निष्ठापूर्वक करना चाहिए। यदि आप अपना काम करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए कि कोई और हमें आगे नहीं बढ़ा पाएगा। यदि हमें आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें खुद को आगे चलना होगा, हमें खुद को अपना काम सही ढंग से करना होगा। अस्तु, यहाँ पर ये जो पाठ है वो पूर्ण होता है। इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको दे चुका हूँ। इसके जो वैकल्पिक प्रश्न है बहुत ही ईजी है, आप ढूंढकर लिखने की कोशिश करना। न मिले तो हम बाद में उसको देख लेंगे, लेकिन समझाते समझाते मैंने उसको उत्तर भी दे दिए है। अब तो लेसन नंबर 4 यहाँ पर ख़त्म होता है। इसकी PDF में जो भी उत्तर है वो आप लिख लेना। आशा रखता हूँ आप घर पे रहते होंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहे और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहे।